हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए भी कंटिन्यूअस मेहनत की जा रही है। और एक चीज बता दूं, 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्द यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर 2-4 दिन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। तो यार वो ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा प्लानिंग बताया जाएगा कि किस प्रकार आप पढ़ाई कर सकते हो आगे की और किस प्रकार हम आपको चीजें देने वाले हैं। वैसे तो आप जानते हो कि कंटिन्यूअसली हम रोज एक वीडियो आप लोग के लिए डाल रहे हैं। आने वाले समय में 2-2 वीडियोस आएंगे जब भी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 10वीं और 12वीं के, तो उनके ऊपर फोकस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उनका स्टार्ट हो गया एग्जाम, मतलब उनके ऊपर फोकस कम हो जाएगा। तो यार आप ही लोग बचे होंगे तो यार टेंशन मत लेना, आप लोग के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट्स आएंगे, रिवीजन आएंगे, बहुत मजा आएगा आप लोग को। अभी फिलहाल में हम कंटेंट्स डाल रहे हैं डेली बेसिस पे। आपको पता है कि आप लोग को फिजिक्स के कंटिन्यूअस लेक्चर मिल रहे हैं संजीव पांडे सर के। हमारे पुराने वीडियोस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उसके अलावा केमिस्ट्री का थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है क्योंकि नॉर्मली मुझे उतना समय नहीं मिल पा रहा मैं केमिस्ट्री रिकॉर्ड कर पाऊं, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं केमिस्ट्री बनाऊंगा और हमारे टीचर्स भी हमसे जुड़ेंगे तो वो भी बना देंगे। उसके अलावा मैथ्स तो आपको कंटिन्यूस मिल रहा है। मैथ्स 2 पार्ट 2 जो है नौशाद सर दे रहे हैं और मैंने भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो सब चैप्टर्स मैंने खुद ने पढ़ाया है, तो बाकी सब आपको मिल रहा होगा। मैथ्स 1 फिर से आज लेकर आया हूं, ठीक है। और बायोलॉजी कंटिन्यूस मिल रहा है आपको, मैं खुद पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, ठीक है। और अभी नया चैप्टर जो है अभिषेक सर ने भी स्टार्ट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीएम भी चारों अच्छे से अवेलेबल है, आप बस पढ़ते रहो, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। इसके अलावा कोई भी चीज अगर आपको बोलना है, मुझे बातें करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो मुझे स्टोरी डाल के। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करो और सबसे इंपॉर्टेंट JR ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो क्योंकि यहां पे जो चीजें आपको मिल रही होगी वो शायद कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस, चीजें बनानी पड़ती है, चीजें अपलोड करनी पड़ती है, तो थोड़ा समय लगेगा। पेशेंस अगर आपके अंदर है तो यार आप लोग के लिए ना तो ऐसी ऐसी चीजें सोचिए हमने कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो मैं लाया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। बहुत सारे लोग को ये चैप्टर्स अपकमिंग एग्जाम में आने वाला है एंड कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो ये जो चैप्टर है इसका पहला एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4.1, जिसमें क्या होता है डिटरमिनेंट वो आपको सिखाएंगे, माइनर्स को फैक्टर्स क्या होता है ये आपको सिखाएंगे, और साथ ही में इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला लेक्चर, हो जाओ तैयार, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग हार्ड, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या होता है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। देखो बेसिक तौर पे आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने इसके पहले भी डिटरमिनेंट्स देखा होगा कहीं ना कहीं। तो क्या होता है बेसिकली, समझ लो एक ये नंबर है ABCD और इस प्रकार के ऐसे बॉक्स मतलब लाइंस बनाए हुए। तो नॉर्मली इसके पहले आपने देखा होगा तो ये लाइंस को मॉड बोलते थे, लेकिन याद रखना ये मॉड नहीं है, ये है आपके लिए डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो लाइन ऐसे लिखे हुए हैं, दो लाइन ऐसे है और उसके बीच में ऐसे 4 नंबर हो सकता है, इसके जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका 2x2 डिटरमिनेंट। 2x2 मतलब 2 रो होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग रो, मतलब ये हो गया आपका R1 रो, ये हो गया आपका R2 रो। वैसे यहां पे एक और ये 2 कॉलम यानी C1 C2, 2 रो 2 कॉलम, तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग 2x2 मैट्रिक्स। वही समझ लो आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 9 नंबर होंगे, ABC, ठीक है, ABCDEFGHI, समझ लो 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये पहला रो है R1, ये दूसरा रो, ऐसा वाला रो होता है ना, ये दूसरा रो R2, ये तीसरा रो R3। वैसे ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम है। तो यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, 9 है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा 3x3 मैट्रिक्स, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स नहीं, सॉरी 3x3 डिटरमिनेंट। आगे हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर अभी पहला क्या है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो पहले हम लोग 2-3 लेक्चर्स जो जाएंगे वो डिटरमिनेंट्स के ऊपर जाएंगे, फिर 2-3 लेक्चर्स आगे के मैट्रिसेस के ऊपर जाएंगे। मैट्रिसेस में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो डिटरमिनेंट होता है वो इस प्रकार से बनता है, मैट्रिसेस इस प्रकार से बनता है, ऐसा डब्बा बन जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है, उसके अंदर नंबर आ जाएंगे। तो मैट्रिसेस क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मैट्रिसेस आपको एंड में है, लेकिन ये चैप्टर का मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट है वो है डिटरमिनेंट्स। तो आपको समझना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स क्या होता है। तो आपको याद होगा कि समझ लो कोई डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, समझ लो कोई नंबर है 1 2 3 एंड 4 ये नंबर है और आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो। तो आपको याद है आपने 10th स्टैंडर्ड में क्रैमर्स रूल पढ़ा था, उसमें डिटरमिनेंट भी आपने पढ़ा था, करेक्ट आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि अलजेब्रा में 10th स्टैंडर्ड वालों, मतलब आप तो 11th में आ गए हो लेकिन 10th का कुछ याद है कि नहीं, कि भूल गए सब, बोर्ड एग्जाम खत्म तो सब टेंशन भी खत्म। ऐसा नहीं करना है यार, देखो हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है आगे जाके। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में माइनस आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 4 जा 4 होता है, बीच में माइनस 2 3 जा 6 होता है, 4 माइनस 6 इज नथिंग बट -2। तो इस चीज का ये जो 1 2 3 4 जो डिटर्मिनेंट है, 2/2 डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर क्या आ रहा है, -2। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट जो है वो निकाला जाता है, करेक्ट है। ये आपको पता है, याद है, तो सेम वही चीज है। हो सकता है हमने 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा वो सिर्फ 2/2 था, अभी इसमें हम लोग 2/2 भी पढ़ेंगे, 3/3 भी पढ़ेंगे, मतलब समझ लो 9 एलिमेंट्स वाले आएंगे, 9 एलिमेंट्स रहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना ABCD, ये 1 2 3 4, इसके अंदर के जो नंबर्स होते हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ये इसके अंदर के एलिमेंट्स है, ठीक है, याद रखना। रो कॉलम आपको समझ में आ गया, एलिमेंट्स क्या होता है समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2/2 डिटर्मिनेंट हो सकता है, 3/3 डिटर्मिनेंट हो सकता है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क सिर्फ इतना है कि ये इस प्रकार लाइन होता है, ये इस प्रकार कॉलम होता है, ठीक है। और ये कॉलम होने की वजह से ये डायरेक्ट जैसे डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज बताऊंगा, मैट्रिसेस को अब थोड़ा बाजू में रखो, मैट्रिसेस को दिमाग से निकाल दो। अभी सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, डिटरमिनेंट प्लस मैट्रिसेस। तो पहला हम लोग 1-2 लेक्चर जब बनेगा उसमें डिटरमिनेंट ही है सिर्फ, पहला प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, ये पूरा डिटरमिनेंट के ऊपर बेस है और उसके आगे मैट्रिसेस आएगा, ठीक है। अब एक और चीज जो मुझे बताना था आप लोग को, जो कि है, समझ लो कि आपको अगर 3/3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, समझ लो ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, मैं नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो गया, 3/3 का डिटरमिनेंट। जैसे ये 2/2 का था, इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2/2 इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन ऐसा नंबर आया तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्या करना होता है, सबसे पहले पहला नंबर ले लो, पहला नंबर ले लो, उसके बाद डिटरमिनेंट का कॉलम खींच देना, बीच में मल्टीप्लाई होता है वैसे तो, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर ये पहला नंबर लिया तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि पहला नंबर लिया तो पहले नंबर का रो और पहले ही नंबर का कॉलम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, तो क्या नंबर बच रहा है, क्या नंबर बच रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 5 6 8 9, 5 6 8 9 लिख रहा है, तो इसको लिख दो 5 6 8 9, ये हो गया। फिर माइनस लिखना है आपको, फिर माइनस लिखना है, ठीक है ना। ये सॉल्व कैसे हो रहा है वो बता रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी नंबर आएगा अभी हम लोग सीखेंगे। ये माइनस आ गया, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहां पे याद रखना, उसके बाद जो दूसरा नंबर है, ये जो दूसरा नंबर दिख रहा है, ये दूसरा नंबर को लेना है, तो ये हो गया 2। अगर यहां पे पहले से ही माइनस होता तो ये प्लस बन जाता, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहां पे माइनस पहले से ही लिखा हमने और ये नंबर लिख दिया 2। उसके बाद फिर से डिटरमिनेंट का लाइन खींच दो 2/2 वाला। अब आपने 2 नंबर लिया, तो 2 नंबर का कॉलम, रो क्या है, ये रो है, तो रो को निग्लेक्ट किया, लेकिन कॉलम क्या है, ये बीच वाला, तो नंबर क्या मिल रहा है आपको, ये 4 और ये 6, क्योंकि ये भी चला गया ना, ये भी आपका चला गया, देखो ध्यान से, ये गायब कर दिया और ये गायब कर दिया मैंने, तो क्या बच रहा है 4 6 और 7 और 9, तो लिख दो यहां पे 4 6 7 9। उसके बाद आता है फॉर्मूले में प्लस, ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूले में प्लस, फिर तीसरा नंबर लेना है जो कि 3 ले लिया। अब 3 का ये वाला कॉलम है और ये वाला रो है, तो इसको गायब कर दो, क्या बच रहा है आपके पास 4 5 7 8, तो लिख दो यहां पे बना के 4 5 7 8। और अब करना क्या है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है। देखो ये 1 है, 5 9 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये 2/2 हो गया ना, अभी ये 3 वाले को तो हमने टुकड़े में कर दिया, तो ये 2/2 हो गया, तो 9 5 जा 45 माइनस 6 8 जा 48 लिख दिया। फिर बीच में -2, 4 9 जा 36 माइनस 6 7 जा 42, ठीक है। फिर +3, इसको भी सॉल्व कर लो, 8 4 जा 32 माइनस 5 7 जा 35। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है 1 45 में से हट गया -3 -2 36 में से -6 +3 इसमें से गया तो -3, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ये हो गया -3, ये हो गया +12, ये हो गया -9, तो -9 -3 इज नथिंग बट -12 + 12 इज इक्वल टू 0, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आएगा। ये तो मैंने अपने मन से एग्जांपल ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन आपको मेथड समझ में आ गया कि अगर 2/2 डिटरमिनेंट आए तो कैसे सॉल्व करना है, 3/3 आए तो कैसे सॉल्व करना है, ये आपको मैंने समझा दिया, करेक्ट है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है ये क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं माइनर एंड कोम फैक्टर को समझने के लिए। तो ये क्या होता है, माइनर एंड कोम फैक्टर क्या होता है, तो कभी भी समझ लो कि आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, लेट्स सपोज कि आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिया होता है, ये यही ले लेता हूं मैं, जो कि है मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 2 -3 और 4 और 7। ये आपको 2/2 का डिटरमिनेंट दिया है, 3/3 का भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम आ गया, जैसे ये है वैसे 3 रो 3 कॉलम, 3/3 वाला भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जो सबसे पहले जो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, ए, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, ये देखो ये पहला रो है और पहला ही कॉलम है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। वैसे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो है और लेकिन ये कॉलम नंबर 2 है, बराबर ना, ये रो फर्स्ट है ना। अभी मेरे को आपको मैं बताऊंगा कि ये -3 का पोजीशन क्या है, ये 2 का पोजीशन क्या बताया आपने, A11। वैसे ये क्या होगा, A12, क्या हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा। वैसे ये क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा।
मतलब इसका पोजीशन ये मिल गया। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या मिल गया, A11 का वैल्यू 2 मिल गया, A12 का वैल्यू कितना मिल गया, -3 मिल गया, A21 का वैल्यू कितना मिल गया, A21 की जगह पे क्या लिखा है 4 और A22 की जगह पे क्या लिखा है आपने 7। तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। ये जितने चीजें लिखे हैं हमने इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। बहुत ज्यादा ही सिंपल है, मतलब मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है। करेक्ट, समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, माइनर्स। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं ये बहुत ईजी है। तो समझ लो, जब माइनर्स आपको निकालना होता है, ये तो आपको एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, लेकिन माइनर्स निकालने का ना बहुत सिंपल सा फंडा होता है। कभी भी अगर ये 2x2 मैट्रिक्स आ रहा है, आपको 2x2 मैट्रिक्स आ रहा है, तो माइनर का मतलब क्या होता है, समझ लो आपको निकालना है, माइनर को हम लोग लिखते हैं m से, तो M11 आपको पहले का निकालना है। तो M11 का मतलब क्या है, ये वाला। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बच रहा है, नंबर 7, तो लिख दिया 7। ये आ गया M11 का आंसर। मतलब माइनर ऑफ 11 इज 7। वैसे माइनर ऑफ 12 क्या आ जाएगा बताओ, माइनर ऑफ 12 मतलब 12 क्या है, -3 है ना, तो ये -3 वाले का फर्स्ट मतलब ये लाइन और ये लाइन गायब कर दो, क्या बच रहा है 4, तो लिख दिया आपने 4। ठीक है, वैसे आपने निकालना है M21 मतलब माइनर ऑफ 21, तो 21 पे क्या है 4, तो ये 4 पकड़ो और ये गायब कर दो और ये भी गायब कर दो, क्या बच रहा है आपके पास -3, तो लिख दिया -3। समझ में आ रहा है। तो जो नंबर है ना, जो पोजीशन पे आ रहा है, समझ लो ये आपका 21 था, ये 21 है ना, तो 21 पे अगर आ रहा है तो 21 पे देखना है उसका कॉलम और उसका रो को गायब कर देना है। अगर 3x3 रहेगा तो भी सेम करना है, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या जो बच रहा है वो लिख देना है, फिर लास्ट में आ जाएगा M22। ठीक है, तो M22 लिख देना है। तो M22 क्या है, आप देखो ये 22 का पोजीशन है, 22 का पोजीशन ये है, तो इसी का रो इसी का कॉलम गायब कर दो और इसी का रो गायब कर दो, क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो लिख दो यहाँ पे 2। तो ये आ गया आपके माइनर्स। वैसे कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, एक याद रखना फॉर्मूला कोफैक्टर निकालने का, जैसे CIJ। ठीक है, एक सेकेंड, CIJ इसका मतलब क्या होता है, रो एंड कॉलम। IJ का मतलब जैसे ये 1 1 लिखा ना, तो ये क्या है AIJ है, मतलब रो एंड कॉलम। तो CIJ मतलब C का जो भी आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 2 2 जो भी आएगा, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों -1/i+j मल्टीप्लाई बाय MIJ। दिस इज द फॉर्मूला। इसको आप रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या ये CIJ, यानी कि जो भी नंबर रहेगा, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, रुको। CIJ इज इक्वल टू -1/i+j मल्टीप्लाई बाय MIJ। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझो, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं। अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना कि आपको लग रहा होगा ना कि ये बहुत हार्ड लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो हार्ड ही लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा और आप बोलोगे कि यार सर इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, मतलब इतना सिंपल है ये, इतना इजी चैप्टर होता है। तो CIJ, तो मुझे क्या निकालना है, मैंने M11 निकाल लिया, M12 निकाल लिया, M21 निकाल लिया, M22 निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर के लिए हम लोग लिखते हैं C, जैसे माइनर के लिए हम लोग M लिखते हैं ना, वैसे कोफैक्टर के लिए C लिखते हैं। तो C है तो M11 निकाला, वैसे मैं क्या निकालूंगा, C11 निकालूंगा पहले। ठीक है, C11, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, -1/i+j। तो यहां पे i क्या है 1 है और j क्या है 1 है, तो मतलब 1 + 1, बस यही IJ है ना, 1 1 लिखा आपने, तो i 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय MIJ। तो MIJ मतलब आपने C11 निकाल रहे हो, अगर तो C11 निकाल रहे हो तो यहां पे भी क्या आएगा आपका M11 आएगा। C11 है ना, तो IJ आपके लिए 1 1 ही है, तो M11, तो C11 इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय M11 का वैल्यू यहां पे निकाला हुआ है आपने, दैट इज 7, -1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, तो C1 का वैल्यू आ गया आपका 7, कोफैक्टर आ गया 7। तो माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया, वैसे C2 C3 C4 आप निकाल सकते हो। करेक्ट है कि नहीं। तो यही एग्जांपल है, देखो यही चीज मैंने सॉल्व कर दिया, यहां पे यही चीज मैंने सॉल्व कर दिया। क्या किया मैंने, यहां पे हमने पहले चारों वैल्यू निकाला, देखो मैं यहां पे अलग से सोचा था सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने यहां पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, वही चीज है। अब C2 ले लो, C2 निकाल लो। C2 कैसे निकलेगा, C11 निकाल लिया, M11 का C11 निकल गया, फिर M12 का निकलेगा C12, तो C12 निकाल लो, तो C12 का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज -1/2 क्या आएगा IJ, तो IJ क्या है यहाँ पे 1 और 2, मतलब 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय M12। ठीक है, इज इक्वल टू, तो C12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाई बाय M12 का वैल्यू क्या है, M12 का वैल्यू देखो क्या है 4, M12 का वैल्यू क्या है 4, लिखा है ना यहाँ पे, देखो 4 डाल दो, क्या आएगा -1 का क्यूब मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -4। तो आपका आंसर आ गया किसका, C12 का -4 आ गया। वैसे ही C21 निकालोगे, M12 के बाद क्या है M21 है, मतलब C21 निकलेगा, तो -1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय M21, तो क्या आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई बाय M21 का वैल्यू निकाला है क्या, यस निकाला है, -3 डाल दिया -3। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा,
-1 का क्यूब -1, ठीक है, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज 3, तो आपका आंसर आ गया 3। C21 भी निकल गया, आप C22 निकाल लो, इज इक्वल टू -1 फॉर्मूला रेज टू 2 + 2 हो जाएगा, इस बार 2 है ना, तो 2 + 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय M22, ठीक है, क्या आएगा वैल्यू देखो, तो -1 रेज टू 2 + 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय M22 का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है जो कि है 2, डाल दिया इसमें, तो -1 रेज टू 4 मतलब पॉजिटिव 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ गया 2, मतलब आपका C22 का वैल्यू भी आ गया 2। तो आपने इसी प्रकार निकाल दिया। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पूछा था, यही क्वेश्चन का जो हमने यहां से सॉल्व किया है। तो आपने माइनस निकाल लिया, M11 का वैल्यू 7, वैसे ही C11 का वैल्यू कहां गया, इधर ही है, C11 का वैल्यू 7, M12 का वैल्यू 4, तो C12 का वैल्यू -4, M21 का वैल्यू -3, तो C21 का वैल्यू 3, और M22 का वैल्यू 2, तो C22 का वैल्यू भी 2। इस प्रकार से आपने निकाल लिया। तो M11 निकालना, फिर C11 निकालना, इसे माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट है, सिंपल है। अभी सीधा एग्जांपल्स पे लेके चलता हूं, आपको इतना इजी लगेगा। ये तो हम लोग ने एक रफली बताया है आपको, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया क्या होता है डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट 2/2 का, 3/3 का। साथ ही में आपको ये समझ में आ गया कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये पूरा फंडा मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट और लगेगा। और ये लेक्चर के अंदर जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट 4.1 यानी एक्सरसाइज जो है आपका, वो जो मैं कराने जा रहा हूं, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आप ये देख लोगे तो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चे लोग, अभी मैं कराने जा रहा हूं हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पहला एग्जांपल। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहां पे 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूं। क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट निकालना है, सिंपल है, 2/2 दिया है, फटाफट हो जाएगा। तो 2 -4 7 और -15 क्या होता है डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2/2 है ना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय -15, ठीक है, फिर बीच में आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। -2 मल्टीप्लाई बाय -15 इज -30, ये बीच में -4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -28, ठीक है, तो ये हो जाएगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, बड़े का साइन माइनस, तो आपका आंसर आ गया डिटरमिनेंट, जिसको डी बोला जाता है, तो आपका आंसर आ गया -2। कितना इजी था, कितना इजी था, डी का वैल्यू कितना आ गया -2, मतलब इस वाले का क्वेश्चन नंबर 1 का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। कितना इजी है, करेक्ट है। अब यहां पे देखो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, कितना इजी जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन एक आएगा आपको 1 मार्क्स के लिए या तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2i लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर -i लिखा है। अगेन डिटरमिनेंट है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2i मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है, 2i मल्टीप्लाई बाय -i, फिर बीच में माइनस फॉर्मूला वाला, ये 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू दैट इज 4, सॉल्व कर लो, 2i मल्टीप्लाई बाय -i, तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस इधर है ना, तो -2 और ये i मल्टीप्लाई बाय i इज i स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। तो यहां पे देखो ये -2 इधर ही रहेगा, लेकिन हमको पता है i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, आपको याद है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स पार्ट 2 में हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो ये i स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे आप, -1 लिखोगे, ये -12 पहले से ही है, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 2 एंड -12, तो आपका आंसर आ जाएगा -10। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। इस डिटरमिनेंट का भी आंसर आ गया। सोचो कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है, आप कोई भी 2/2 का वैल्यू जो है डिटरमिनेंट जो है वो निकाल सकते हो। वैसे अगर 3/3 आता है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें 9 टाइप होते हैं ना, 9 नंबर होते हैं, इसमें 4 ही नंबर है, उसमें 9 नंबर होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ईजी है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ जाए हम लोग, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही ईजी है। यहां पे आप देखो, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो 9 नंबर है, यहां पे 9 नंबर है, तो सबसे पहले पहला नंबर लिखना है, उसके बाद डिटरमिनेंट बनाना है। तो पहला नंबर ले लिया, तो इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है ना, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 1 और -2 और ये 3 और 1 बचा। फिर बीच में क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना फॉर्मूले में माइनस होता है। फिर अगला नंबर ये लेना है जो कि है -4, तो यहां पे लिख दिया -4। फिर आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट, और -4 अगर आप ले रहे हो तो इसका रो गायब कर दो और इसी का कॉलम गायब कर दो, तो आपका ये रो गायब हो गया, ये कॉलम बच गया, तो क्या बचा, ये नंबर और ये नंबर जो कि है 1, इसमें लिखो 1, ये 1 बचा और ये -2 बचा, ठीक है ना। ये पूरा रो गायब हो गया और ये बीच वाला कॉलम गायब हो गया, तो क्या बचेगा, 1 और -2 बचेगा। ठीक है, मेमोरी शार्प करो, विजुअलाइज करो कि हाँ ये गायब हो गया, दिमाग में बिठाओ। 1 और -2 गायब, सॉरी 1 और -2 लिखा, फिर ये 2 और 1 नीचे वाला 2 और 1 लिख दिया। फिर अगले में आता है प्लस, और ये जो नंबर है तीसरा वाला वो लिख दो 5, पॉजिटिव है और 5 है, तो ये रो गायब हो जाएगा ऊपर वाला, और ये लास्ट वाला कॉलम गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 और 1 2 और 3 बचेगा। तो लिख दो यहाँ पे 1 और 1 2 और 3। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3 है, इसको सॉल्व कर लो, ये डिटरमिनेंट हो गया ना, अब तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, ठीक है,
बीच में आता है माइनस, और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6, ठीक है, ये हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, बीच में माइनस होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, यानी कि हो जाएगा +4, करेक्ट, समझा। +5, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2। समझ में आ रहा है, डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर रहे हैं, 2/2 का हो गया ना, 3/3 को 2/2 में बना दिया फॉर्मूला लगा के और उसको सॉल्व कर दिया, देखो आंसर आ जाएगा 3, 1 माइनस 6 मतलब +6, तो 1 + 6 इज 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 +4, 1 + 4 इज 5, +5, 3 - 2 इज 1। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 3 7 21 +4 5 20 +5 1 5, तो आंसर आ गया 21 + 20 दैट इज 41, और 41 + 5 इज 46, तो आपका आंसर आ गया 46। कितना इजी था, देखो आप लोग, देखो और कमेंट करके बताओ कि कितना इजी लग रहा है आपको, और क्या ये चैप्टर आपके अपकमिंग एग्जाम में है, वो भी फटाफट कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेहनत किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। जो भी आप चैप्टर डिमांड कर रहे हो वो चैप्टर हम बना रहे हैं, मैथ्स पार्ट 2 में भी लगभग लिमिट जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से देखो, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, और आप लोग को जो भी चैप्टर्स की डिमांड है, फॉर एग्जांपल आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो कोई भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का, तो उसका नाम मुझे कमेंट कर देना। आपके अपकमिंग यूनिट टेस्ट में अगर आ रहा है, सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है, तो उसका नाम मुझे कमेंट करना, हम हमारे टीचर्स को बोल के मैं खुद यहाँ पे हमारे आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, और स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाला है, जैसे मैंने बोला, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, इसमें बहुत ईजी होता है। ये डिटरमिनेंट 2/2 का दिया हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें नंबर नहीं दिया है, एक्स एक्स दिया हुआ है, तो कोई टेंशन की बात है क्या, हमको मेरा मेथड पता है ना कि क्या करना क्या है। डिटरमिनेंट 2/2 कैसे क्रॉस होता है, सॉल्व होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हमारा मेथोडोलॉजी हमारे दिमाग में है, चाहे नंबर कोई भी हो, कितने बड़े से बड़ा खतरनाक क्यों ना हो, तो सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, तो x² - x + 1 जो है ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि है x + 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर बीच में क्या होता है फॉर्मूले में माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, दैट इज x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, ठीक है ना, ये x + 1 है मल्टीप्लाई बाय x + 1 हो गया, और इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो बहुत इजी है, क्या होता है ये इज इक्वल टू, मैंने 0 जो है वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व अगर आप कर पा रहे हो तो यहां पे आप दिमाग लगाओ, ये इसमें देखो इसको और इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब करना पड़ेगा, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मुझको एक दिमाग क्या आ रहा है कि ये दोनों में x1+ कॉमन है, और ये दोनों में भी x + 1 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं x + 1 को कॉमन ही निकाल देता हूं, ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, तो x + 1 कॉमन निकल गया, तो सिर्फ इसके अंदर यही बचेगा जो कि है x² - x + 1, और इसमें क्या बचेगा, ये माइनस बच रहा है, और इसमें क्या बच रहेगा, सिर्फ और सिर्फ x + 1 बचेगा, और ये पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहां पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से आप देखोगे, ये तो x + 1 कॉमन ही था, इसको मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो चीज है उसका ब्रैकेट में ओपन कर सकता हूं, तो ये माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये -x हो गया, ये -1 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर गया तो, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो +1 - 1 गेट्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है x² माइनस, और ये -x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये x + 1 कॉमन था ही पहले से ही, और ये ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो ये है x², और ये -x क्या हो जाएगा -2x, ठीक है, क्या बच रहा है -2x, एंड ये इज इक्वल टू 0। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे पा रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे हो क्या रहा है, तो यहां पे आप देखो कि ये यहां पे x + 1 है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यहां पे लिखता हूं x + 1 अगेन, आगे का स्टेप मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यहां पे आप देखोगे ये दोनों में ही x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो मैं x अगेन कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने x कॉमन निकाल दिया, और अंदर क्या बच रहा है, इसमें से x कॉमन निकल गया x² में से, तो सिर्फ एक ही x बचेगा अंदर, और बीच में माइनस है, और इसमें से भी x निकल गया, तो क्या बचेगा -2 बचेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीनों इक्वेट हो गए ना, इक्वेट करना है बस, आ गया ना, कितना इजी हो गया। अब x + 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 0 तो है ही पहले से ही, और यहां पे x -2 इज इक्वल टू 0 मतलब ये x इज -2 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। मतलब यहां पे 3 x के वैल्यू आ रहे हैं, आप जो देख पा रहे हो, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, तो दिस इज द 3 आंसर, और ये तीनों के तीनों आंसर है, ये तीनों के तीनों मोस्ट प्रोबेबली आंसर है, जो कि आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपने निकाल लिया, कितना आसानी से निकाल लिया आप देख सकते हो। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आएंगे, कुछ करना नहीं है, 2/2 आए चाहे 3/3 आए, जो आपका डिटरमिनेंट निकालने का जो प्रोसेस है वो करो, आपका सॉल्व जब होएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा, x का हो, y का हो, p q कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, करेक्ट है। समझ पा रहे हो कितना ईजी है और कितना अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ज्यादा ईजी है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड x एंड y,
बाप रे खतरनाक दिख रहा है, लेकिन एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा भी, अगर अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहे हो तो हम लोग इसका आंसर भी बड़े आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालना है आपको, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो भी दिया है मतलब डिटरमिनेंट जो दिया है उसको मैं वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे 4i i क्यूब 2i फिर 1 3i स्क्वायर 4 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और यहाँ पे i दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, ये चीज दिया हुआ है और ये हमको बोला है कि इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, ऐसा हम लोग को ये क्वेश्चन में दिया है, जिसमें वेयर आई स्क्वायर का वैल्यू हमें -1 लेना है, वो तो मुझे पता ही है। ठीक है ना, वो तो मुझे पता ही है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे कि सबसे पहले जब मुझे पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो क्या मैं कुछ वैल्यू डाल सकता हूं, क्या मैं ये जो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 दिया है इसमें मैं डाल सकता हूं कि कहीं कहीं पे आप देखो जो माइनस आई स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आई क्यूब में भी आई स्क्वायर छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना, अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये आई क्यूब है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई क्यूब को आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लिख सकता हूं ना, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई इज नथिंग बट आई क्यूब ना, आई स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, आई क्यूब बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या था, आई क्यूब था, अब मैंने इसको क्या लिख दिया, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई लिख दिया। तो कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो मैं डाल सकता हूं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये 4i, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 और मल्टीप्लाई बाय आई यानी कि माइनस आई यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है ना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय आई तो -i हो गया, फिर ये 2i तो पहले से ही था, ये 1 पहले से ही था, ये 3i स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा -3, ये 4 पहले से ही था, ये 5 पहले से ही था, -3 पहले से ही था और ये i भी पहले से था, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता। इसको यहां पे मैंने लिख दिया सेम टू सेम, इज इक्वल टू क्या है वो x प्लस आई वाई है, इज इक्वल टू क्या है वो x इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही इजी है। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसको आप नहीं भी लिखोगे ना, ये जो वैल्यू है ना इसको आप नहीं भी लिखोगे, अगर एक सेकेंड देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है अगर आप नहीं भी लिखोगे, इसको लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग इसको लास्ट में लिखते हैं, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई ना, वो लास्ट में लिख देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या मेथड होता है हमको पता है, ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं जो कि है, थोड़ा मैं अलग कलर ले लेता हूं आपके लिए, 4i लिया, फिर ये पूरा रो और ये कॉलम गया तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा, तो दैट इज ये लिख दो आप डिटरमिनेंट बना के, -3 बचेगा, 4 बचेगा, -3 और i बचेगा। ठीक है, ये लिख दिया। फिर बीच में आता है माइनस फॉर्मूले में, फिर सेकंड नंबर क्या है -i, तो लिख दो यहाँ पे -i, फिर इसका डिटरमिनेंट बनेगा, बनाओ डिटरमिनेंट, -i अगर गया तो ये पूरा रो गया और ये पूरा कॉलम गया, तो क्या बचेगा 1 और 4 और 5 और i। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 1 और 4 और 5 और i। फिर आता है प्लस और तीसरा नंबर जो कि है 2i, तो यहाँ पे लिख दो 2i और फिर आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट, तो 2i जाएगा तो ये पूरा रो जाएगा और ये पूरा कॉलम जाएगा, तो सिर्फ ये बचा 1 -3 5 और -3, तो 1 -3 5 और -3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलो बच्चे लोग। ठीक है, तो देखो ये 4i वैसे का वैसे ही, इसको सॉल्व कर लो, -3 मल्टीप्लाई बाय i इज नथिंग बट -3i, बीच में -4 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी कि -12, तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस i हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय i इज i, बीच में माइनस आता है, 4 5 20। ठीक है, फिर ये है +2i। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3, बीच में आता है माइनस, और -3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -15, करेक्ट है, तो -15 क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ध्यान से देखना है आप लोग को, इसके अंदर जो भी वैल्यू है इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4i मल्टीप्लाई बाय -3i, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 और माइनस माइनस है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12, i मल्टीप्लाई बाय i इज i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, और 4i मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12 4 48 और ये i, समझा, प्लस i मल्टीप्लाई बाय i इज i स्क्वायर, बीच में माइनस है, i मल्टीप्लाई बाय 20 इज 20i। देखो बस मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो भी बाहर है, फिर ये 2i, ये प्लस है बीच में लिख दो, 2i मल्टीप्लाई बाय 3i इज -6i हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो लिख दो यहां पे माइनस, एक सेकेंड, -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6 और i, फिर ये 2i मल्टीप्लाई बाय 15 यहां हो जाएगा, 15 टू द 30 और ये i, तो ये हो गया इतना। इसको यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, हो सकता है इसको हम लोग काम में लाएं, ये स्पेस हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक समझा, यहां तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं यहां पे कलर ना चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये -12 i स्क्वायर है, तो इसमें i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -12 क्या हो जाएगा, +12, तो ये हो जाएगा 12।
समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हुआ? देखो मैं हर स्टेप आपको नहीं लिखूंगा, छोटा मोटा स्टेप इग्नोर कर सकता हूं, पूरा दिमाग का खेल है। ये माइनस आई, ये जो आई स्क्वायर है, ये आई और ये स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। तो ये -1 इसके जगह पे आएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -12 यानी +12 हो गया, प्लस 48 आई, वैसे का वैसे कुछ कर नहीं सकता मैं, ठीक है। प्लस ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो डायरेक्ट मैं यहां पे लिख सकता हूं आई स्क्वायर का वैल्यू यहां पे -1 लिख सकता हूं। ये -20 आई तो है ही पहले से, ये -6 आई पहले से ही है, प्लस 30 आई पहले से ही है। अब देखो मेरे से क्या सॉल्व होता है क्या नहीं होता है। देखो ये 48 आई है, जो आई वाले है उसको साथ में रखो, ये जितने नंबर है पहले साथ में रखो और आई वाले को साथ में रखो। ये 12 और ये -1 है, तो ये हो जाएगा 11, 12 में से 1 गया, 11 बचा। 48 आई -28 आई, कितना बचेगा? 20 आई। 48 में से 20 गया तो 20 आई बचा, 20 में से 6 गया, कितना बचा? 14 आई बचा, बराबर। 49 प्लस 30 आई, 14 प्लस 30 होता है 44, यानी कि प्लस 44 आई। समझा? ये पूरे को हमने सॉल्व किया, आई को आई के साथ प्लस किया और नंबर को नंबर के साथ प्लस किया, तो क्या बच रहा है हमारे पास? 11 प्लस 44 आई। ठीक है, देख रहे बराबर आ रहा है क्या? एक बार और क्रॉस चेक कर लो, कुछ भी परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, वो कमेंट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। 12 4 48, 4 3 12, करेक्ट है। आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, आई 20 आई, ठीक है। फिर ये 2 आई, 2 3 6 आई, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे तो 2 15 30 आई, इतना यहां तक तो हमने बराबर किया, ठीक है। यहां तक तो हमने कोई भी परेशानी यहां पे नहीं हुई है, ठीक है, करेक्ट है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, तो चलो चेक करो। 11 प्लस 48, ये 48 आई है, ये -20 है। 48 में से 28 गया, 20 गया, 28 बचा, ठीक है। 28 आई, 28 में से 6 गया, 22। हाँ देखो मैंने गड़बड़ की है ना, प्लस करने में गड़बड़ कर दी है, वही मैं सोच रहा था कि आंसर क्यों गलत आ रहा है। देखो 48 में से 20 गया, 28 बचा, 28 में से 6 गया, कितना बचा? 28 में से 6 गया तो 22 बचा, और 30 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 52, और बराबर आ रहा है। तो 11 प्लस 52 आई आ रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा 11 प्लस 52 आई। और ये इज इक्वल टू क्या था? यहां पे इज इक्वल टू था ना, कुछ तो था ना, यहां पे इज इक्वल टू, तो क्या था? इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो लिख दो यहां पे x प्लस आई वाई। तो अब क्या करना है? बस यहां पे लिखना है एक वर्ड, क्या लिखना है? कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड आप कंपेयर करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है कि नहीं ये वाला चीज? प्लस आई वाई आ गया, कंपेयर करना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट, x के जगह पे क्या है? देखो ये x है, नंबर के जगह पे नंबर है, तो x के जगह पे 11 है, और i के जगह पे i है, और y के जगह पे 52 है। मतलब x का वैल्यू आ गया 11 और y का वैल्यू आ गया 52। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना इजी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 52, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। कितना इजी आप देख सकते हो। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। देखो आ गया माइनर कोफैक्टर जो हमने सीखा था, सेम चीज है। 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? माइनर, यानी कि M11 निकालेंगे, M11 निकालेंगे, उसके बाद M12 निकालेंगे, फिर M13 निकालेंगे, क्योंकि 3 है ना, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, 22, 23, 31, 32, 33। वैसे लिख दो यहां पे 21, 22, 23, M31, 32 और M33, ये सबके वैल्यू मिलेंगे यहां से, ठीक है। चलो फटाफट से M11 कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पूरा गायब कर दो, क्या बचेगा? ये सिर्फ इतना बच रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ही इजी लगेगा ये चीज। देखो यहां पे ध्यान से, ये 2 है ना, देखो यहां पे क्या है आपका? M11, तो ये वैल्यू है M11, तो इसको पूरा गायब करो, इसको पूरा गायब करो, क्या बच रहा है आपके पास? ये डिटरमिनेंट, तो इसको अपने मन के अंदर ही सॉल्व कर लो। 2 2 4, या फिर साइड में कहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है। साइड में यहां पे कहीं पे सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो गया 4, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तो दिखा सकते हो, मैं तो बोलता हूं आप सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है। तो हम फटाफट से निकालेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये मिटाता हूं पूरा, एक एक करके आपको बताता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर एक ही बार बहुत फर्स्ट में ही समझ में नहीं आता। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम लोग एक्सपीरियंस है, तो हम लोग सोचते हैं कि कितना जल्दी करा पाए उतना अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये चीज आपने देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले 2x2 को सॉल्व करके बताया कि कैसे आप माइनर निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन ये 3x3 है, तो इसमें करना क्या है? सेम चीज करना है, कुछ फर्क ही नहीं है, एक एक करके निकालना है। तो M11 निकालने के लिए जैसे मैंने बोला कि ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को हटा दो, हटा दिया, क्या बच रहा है? ये 2 -1 और 7 और 2 बच रहा है, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो 2 2 4 होता है, एंड बीच में -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -7, तो 4 + 7 = 11। तो ये जो 11 आ रहा है, ये आपका M11 का वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। ये जो 11 आया,
ये क्या आया दोस्तों, M11 का वैल्यू जो है वो आया। करेक्ट है। अब M11 निकाल लिया तो आपको माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है, तो अब उसी के साथ ना C11 भी निकाल लो, मतलब कोफैक्टर भी निकाल लो। तो जैसे मैंने बोला कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1/i+j, i+j मतलब 1+1 और मल्टीप्लाई बाय m यानी उसका माइनर, तो माइनर क्या है M11। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, -1/2, 1 + 1 2 होता है और M11 कितना है आपका 11, तो मल्टीप्लाई बाय 11, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11, तो आपका आंसर आ गया 11। क्या आ गया, 11 आ गया। करेक्ट है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक से आप करोगे तो आंसर तो मुझे लगता है अगर इसको सॉल्व करने में 5-10 मिनट लग रहा है तो उसको सॉल्व करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। तो वो चाहिए, अगर आपको शॉर्टकट मेथड चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो एग्जाम में लिखोगे तो हो सकता है थोड़े मार्क्स आपके कट हो जाए। लेकिन ये फुल मेथड है, मतलब ये ओरिजिनल मेथड है, इससे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, स्टेप्स के मार्क्स मिले। लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, लेकिन वो मैं कभी और बताऊंगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया M11 C11। वैसे आप क्या निकालोगे, M12 निकालोगे। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया। वैसे आप क्या निकालोगे, दूसरा क्या है, कलर चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे, दूसरा क्या है M12, बराबर ना। M11 निकल गया, फिर M12 जाएंगे, फिर M122 निकल जाएगा, M13 जाएंगे, फिर 21 22 23 31 32 33, ऐसे टोटल 9 बार निकालना पड़ेगा। ये एक बार निकला, वैसे कितने बार निकलेगा, और 9 बार निकलेगा, क्योंकि 9 नंबर है। तो M12 कैसे निकलेगा, सेम, ये 12 है ना, ये 11 है, तो ये 12 है, तो मतलब ये पूरा रो गया और ये पूरा कॉलम गया। ठीक है, क्या बच रहा है, 1 और 1, 1 और -1 बच रहा है, और ये 5 और 2 बच रहा है। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, बीच में माइनस, फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -5, तो 2 + 5 इज नथिंग बट 7। ये आ गया आपका M12 का वैल्यू। वैसे आप क्या निकालोगे, C12, तो फॉर्मूला क्या है, -1/i+j मतलब 1+2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय M12। ठीक है, क्या आएगा, तो -1 का क्या है, 1+2 मतलब क्यूब, मल्टीप्लाई बाय M12 का वैल्यू कितना है, 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब मतलब -1 ही होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -7। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, किसका, दूसरे का, M12 का आ गया। ठीक है, वैसे आप क्या निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, M13 निकालोगे। चलो निकालो M13, M13 निकालते हैं। M13 ये वाला है, M13, इसको पहले मिटाओ। यहाँ पे ये तो चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब M13 मतलब ये नंबर, तो ये नंबर का रो गया, ये नंबर का कॉलम गया, क्या बचा, 1 2 5 7, तो लिख दो यहाँ पे 1 2 5 और 7, छोटा लिख रहा हूं थोड़ा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 -5 2 10, 7 - 10 इज -3, तो ये आ गया आपका M13। वैसे C13 निकाल लो, तो -1/13 है ना, तो 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय M13, यानी कि क्या हो जाएगा, -1 के ऊपर 4, 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 4 होता है, -1 के ऊपर 4, और M13 का वैल्यू आपने अभी भी निकाला जो कि है -3, तो ये -1 के ऊपर पॉजिटिव नंबर है 4 है, तो मतलब ये 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3, तो आपका आंसर आ रहा है -3। तो ये आपने निकाल लिया तीसरे का वैल्यू। तो ये M11 निकल गया, C11 निकल गया, M12 C12, ये M13 C13, तो ये पूरे का निकल गया। वैसे आप 211 222, ठीक है ना, 21 सॉरी क्या बोलते हैं इसको, देखो अभी बार बार ना जवान फंबल हो रही है। ये क्या निकालोगे, पहले M21 निकालोगे, फिर C21, फिर M22 C22, फिर M23 और C23, फिर ये 31, ठीक है, ये 31 32 और ये 33। वैसा आप टोटल और 6 निकालोगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे। ठीक है, जरूर से कर लेना, बहुत इजी है। समझ में आ गया कि नहीं, माइनर को फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कुछ है ही नहीं इसमें यार, कुछ है ही नहीं, बस आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे उसको लेके सॉल्व करना है, माइनर निकालना है, को फैक्टर निकालना है, जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो जरूर से करना, कुछ भी परेशानी है कॉन्टैक्ट करो बिंदास, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, इतना मेरा वादा है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम से एक्सपांड करना है, तो इसका एक मेथड होता है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं कि वो मेथड है क्या। बहुत ज्यादा ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको ये चीज फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें दिख रही है आपको, सबसे पहले इसको सेम टू सेम लिख दो, जो कि है -1 1 और 2 -2 3 और -4 -3 4 और 0। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या है एक्चुअली, ये क्या होता है, A11 होता है, ये A क्या होता है 12 होता है, ये A13 होता है। वैसे ये क्या होता है, A21 होता है, ये A22 होता है, फिर A23 होता है। वैसे ये A31 होता है, A32 होता है और ये A33 होता है। करेक्ट है, यही चीज है, यही चीज है। तो आपको बोल रहा है कि डिटरमिनेंट
मतलब वैल्यू डिटरमिनेंट निकालो एक्सपांडिंग द थर्ड कॉलम। तो ये जो थर्ड कॉलम है A13, A23 और A33, तो इसको एक्सपांड करने के लिए हमें उसी के कोफैक्टर से बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे निकालोगे, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो एक्सपांडिंग लिखो, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखोगे, एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम से एक्सपांड करने बोल रहा है ना, तो कैसे एक्सपांड करोगे, बस आपको क्या लिखना है कि ये जो भी A11 मतलब ये जो आपका थर्ड कॉलम है A13, A23 और A33, इसके उसके फैक्टर्स के साथ क्या करना है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, ये A13 है, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी के कोफैक्टर यानी C13 से, फिर आ जाएगा प्लस, फिर ये A23 है, इसी के कोफैक्टर यानी C23 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये A33 है, इसी के कोफैक्टर यानी C33 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे, सेम सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। A13 का वैल्यू आपको पता है, A13 का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है, तो ये 2 हो गया। C13 का वैल्यू आ जाएगा आपका, C13 किधर है, ये है ना, A13 है ना। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मुझे बताओ, कोफैक्टर कैसे निकल जाता है, -1 I + j मल्टीप्लाई बाय Mij, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये A13 का वैल्यू आ गया 2, और फॉर्मूला क्या है हमारा कोफैक्टर का, -1 I + j, तो I + j क्या है 1 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय M13 होना चाहिए। तो M13 कैसे निकालोगे, ये इसका निकाल रहे हो, तो ये गया, तो क्या बच रहा है, ये दोनों वैल्यू, यानी कि -2 3, ये आ जाएगा -2 3 और ये -3 और ये 4, ठीक है, फिर बीच में है प्लस, ठीक है। A23 का वैल्यू क्या है, A23 का वैल्यू देखो यहां पे क्या है, -4, तो लिख दो यहां पे -4, फिर मल्टीप्लाई बाय I + j, -1 I + j, तो I + j क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 का मतलब 2 + 3, फॉर्मूला वही है, दिमाग में चल रहा है फॉर्मूला, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय देखो -1 I + j मल्टीप्लाई बाय उस चीज का माइनर, तो माइनर ऑफ 2 A23 का माइनर कैसे निकलेगा बताओ मुझे, ये रो गया और ये रो गया और ये कॉलम गया, मतलब ये और ये और ये और ये, मतलब ये -1 1 और -3 और 4, तो यहां पे आ जाएगा -1, फिर ये वाला वैल्यू 1 और -3 और 4, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट में आ जाएगा ये वाला वैल्यू A33, तो A33 का क्या है, 0 है, दैट इज +0 मल्टीप्लाई बाय -1 I + j, तो मतलब ये 3 + 3 है, तो आ जाएगा 3 + 3 और मल्टीप्लाई बाय उस चीज का माइनर, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, रो और ये कॉलम गया, तो ये 4 ऊपर के वैल्यू -1 1 -2 3 लिख दो यहाँ पे, -1 1 और क्या है, -1 1 और -2 3, -2 और 3, ठीक है। बस ये जो वैल्यू दिख रहा है, सिंपल हो गया ना, बस इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आपको समझ में आ गया, इसको सॉल्व तो करना है, 2 × -1/4, इसको सॉल्व कर लोगे, इसका वैल्यू आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, इसका एक वैल्यू आएगा, उसको प्लस कर दो, और ये तो 0 मल्टीप्लाई है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। सॉल्व करूं आपके लिए, सॉल्व करूं, चलो यहां पे एक मैं लाइन खींचता हूं सबसे पहले, ठीक है, एक लाइन आपके लिए खींचता हूं, रेड कलर का लाइन ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको ना वो चीज सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना बच्चे लोग, कौन सा कलर लूं, चलो ये कलर लेता हूं, येलो ही लेता हूं, येलो नहीं लूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या लूं, ब्लू लेता हूं, चलो। अब देखो यहां पे ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 + 3 मतलब 4 होता है, तो मतलब ये हो गया पॉजिटिव, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो ये हो गया आपका 2, ये पूरा वैल्यू सॉल्व करके 2 आ गया, और इसको सॉल्व कर लो, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8 -8 -9, देखो यहां पे -8, ये -8 हुआ, फिर बीच में आ जाएगा माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9, तो ये हो जाएगा +9, समझ में आ गया, ठीक है। फिर अगला है प्लस, इसको सॉल्व कर लो, -4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 + 3, तो ये हो जाएगा -1/5, -1/5 मतलब -1 ही रहेगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज 4, तो ये हो जाएगा +4, समझ में आ रहा है, क्या दिमाग चल रहा है फटाफट, ठीक है। ये हो गया 4 वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -4, ये मल्टीप्लाई बाय किया तो -4 आया, बीच में माइनस रहेगा, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3, तो ये हो जाएगा +3, समझा। और अगला है यहां पे प्लस है ना, ये 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 0 ही रहेगा, तो +0, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 -8 + 9 यानी कि 1 + 4 -4 + 3 इज -1, सॉल्व कर लो, 2 1 2, 4 -1 इज 4, आपका आंसर आ गया -2, चेक करो आंसर, तो इसका आंसर कितना हो गया, -2, तो क्या इसका हमारा आंसर परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर आ रहा है।
तो कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसे एग्जांपल्स आए, कितने भी हार्ड से हार्ड एग्जांपल आए, आप उसको बिंदास करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है और इसी के साथ जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज 4.1, ये हो गया कंप्लीट। और ऐसे ही और भी लेक्चर्स हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। कंटिन्यूस वीडियोस बन रहे, तो आप पढ़ाई करते रहो जितना हो सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।